गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डेट है आज की 18 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, आज हमें जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो मेमफ्लेशन के बारे में है। दोस्तों, आप सब लोगों ने इन्फ्लेशन वर्ड तो सुना ही होगा, राइट? जब एक कंटिन्यूस राइज होता है वस्तुओं के दाम के अंदर, उसको हम लोग इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। आई एम वेरी श्योर हम सब ने पढ़ा हुआ है। बट जब ये एक नया वर्ड हमें देखने को मिला, मेमफ्लेशन, ये दरअसल में दो वर्ड्स को जोड़ के बना है, विच इज नथिंग बट मेमोरी प्लस इन्फ्लेशन। अब सवाल आता है कि इसका मतलब क्या। देखो, वस्तुओं के दाम बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं क्या होता है सर? कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, राइट? अगर इन दोनों में एक मिसमैच हमें देखने को मिले, जैसे फॉर एग्जांपल किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई कम है, राइट? या फिर डिमांड उतनी ही रहे और आपका सप्लाई कंपैरेटिवली किसी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक शॉक आ जाए, तो वहां पर हमें उस चीज़ के दाम बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब आज के टाइम पता क्या हो रहा है? आज के टाइम सर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब बहुत बड़े स्तर के ऊपर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। उसके लिए अब बहुत ज़्यादा जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। अब पॉइंट ये समझो, क्योंकि हमें एआई डेटा सेंटर्स यहाँ पे बनाने हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो मेमोरी होती है, बेसिकली हमारी मेमोरी चिप्स हैं, उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। और आप लोग जानते होंगे कि जो मेमोरी चिप्स हैं, इनका सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि आपके जो भी कंप्यूटेशनल सिस्टम्स होते हैं, उन सब के अंदर आपका यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आज के समय ना, जो आपकी मेमोरी चिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। उसका रीज़न यही है कि अभी सप्लाई फिलहाल यहाँ पे इनकी कम है और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बिकॉज इनके माध्यम से एआई डेटा सेंटर्स वगैरह हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, या फिर नैंड गेट जो होता है ना, नॉट एंड, जिसको हम लोग लॉजिकल गेट्स बोलते हैं। इनका इस्तेमाल कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर होता है। अब आज के समय यही हो रहा है कि इनके जो प्राइस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग नाम दे रहे हैं मेमोरी इन्फ्लेशन या फिर मेमफ्लेशन। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अरे देखो भाई, अगर चिप्स महंगी हो जाएंगी तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे ऑटोमोबाइल्स, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इनमें कमी देखने को मिलेगी और इस वजह से इनके जो दाम है बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं आने वाले समय के अंदर। पर क्या सिर्फ इनके दाम हमेशा महंगे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल के राउंड जो सप्लाई है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो उस टाइम के ऊपर जो डिमांड है उसको हम लोग काफी हद तक मीट अप कर पाएंगे एंड उस समय जो मेमफ्लेशन है यहाँ पे कम होती हुई देखने को मिल जाएगी, राइट? तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, मेमफ्लेशन का आज के समय बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने DAY NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब दोस्तों, ये जो मिशन है ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में पॉपुलैरिटी यहाँ पे आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे अफ्रीका के देश हैं जिन्होंने भारत के इस सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड मॉडल को यहाँ पे अडॉप्ट किया है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये है क्या दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल लाइवलीहुड मिशन। इसको देखो हम पॉपुलरली ना आजीविका मिशन के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। अब ये किसका है? हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। और इसका पर्पस क्या है कि गरीबी को खत्म करना, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है ना, उसको यहाँ पे रिड्यूस करना। कैसे होगा वो? जब हम कहीं ना कहीं स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, गरीबों के उत्थान के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे। अब इसका ना मैकेनिज्म बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो, जैसे इसमें ना खासकर बात हो रही है कि ये मिशन है ना, ये ऑफ द पुअर है, फॉर द पुअर है एंड बाय द पुअर है। पॉइंट आता है सर ये सब कैसे? एक्चुअली पॉइंट यहाँ पे ये है, यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड मॉडल आपको देखने को मिलेगा। अब आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप समझते होंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, खासकर मोस्टली ये महिलाओं का ही होगा और इसमें 10 से 20 महिलाएं होती हैं, ठीक है? ऐसे इन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आगे आपके क्लस्टर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। और ये एसएचजीज क्या करेंगे? ये अपने अपने बैंक अकाउंट खोलेंगे, उनको बैंक की तरफ से लोन मिलेगा, फंड्स वगैरह मिलते रहेंगे उनको बहुत आराम से, और उस फंड्स का इस्तेमाल करके आगे वो ऑन्टरप्रेन्योरशिप के अंदर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर उस पैसे का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। खेती वाले कामों के अंदर भी, या इवन आपके नॉन फार्म एक्टिविटीज के अंदर भी यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको लिंक भी हम कर देते हैं अलग अलग स्कीम के साथ, जैसे एमजी नरेगा जो स्कीम पहले चला करती थी, अब तो नाम चेंज हो गया उसका।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के साथ भी इसको लिंक किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये जो मिशन है ना, ये दरअसल में 2010 में यहाँ पे इसको हमने आइडिया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, पर हालांकि ये जो नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये नाम दरअसल में 2016 के अंदर यहाँ पे दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पैसा होगा वो सेंटर और स्टेट्स आपस में शेयर करती हैं। फायदा यही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आराम से लोन्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है ना, बैंक लिंकेज उनकी अच्छे से हो जाती है। तो इस साल भी हमने 19,000 करोड़ का लगभग इसके लिए यहाँ पे बजट एलोकेट किया है। इससे जो रूरल पुअर होंगे वो यहाँ पर एसएचजीज के अंदर उनको मोबिलाइज किया जाएगा, उनकी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, एंड इस तरह से जो गरीबी है हम उसको यहाँ पे टैकल करने के अंदर यहाँ पे सक्षम हो पाएंगे। इनफैक्ट आप नोटिस भी कर पाओगे कि इसका जो टारगेट है वो 7 करोड़ गांवों तक पहुंचने का है, ठीक है, एंड साथ साथ 7.5 करोड़ घरों तक पहुंचने का है। और साथ साथ आप नोटिस कर पाओगे 6 लाख गाँव, ठीक है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत और आपके 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम यहाँ पे कनेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसमें आपका एनजीओज भी हेल्प कर रही हैं, बैंक्स तो हैं ही हैं। तो ये सारी चीजें आपके मिलके दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन के आपके सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग द इजराइल लेबनान सीज फायर। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिन का सीज फायर यहाँ पे हुआ है। अब आप नोटिस कर पाओगे कि इनके अंदर यहाँ पे कोशिश ये करी जा रही है कि दोनों देश कोशिश करें कि ऐसी कंडीशन बने जिसके साथ लंबे समय तक के लिए यहाँ पे शांति जो है यहाँ पे अस्टैब्लिश करी जा पाए। और साथ ही साथ ना इन्होंने ये भी बोला कि एक दूसरे की सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि सामने वाले का जो लैंड है, जो जमीन है, उसको यहाँ पर वो उसी की है, ठीक है, उसके ऊपर अननेसेसरी बेसिस के ऊपर अटैक करने की यहाँ पे कोशिश नहीं करेंगे। जेन्युइन सिक्योरिटी होगी उनकी शेयर्ड बॉर्डर के क्रॉस। बाकी साथ ही साथ अगर हम बात करें सेल्फ डिफेंस का राइट डेफिनेटली होगा, यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करने का, खुद को डिफेंड करने का यह राइट यहाँ पे आपके पास दोनों देशों के पास अपने पास है। अब इन दोनों कंट्रीज के बारे में थोड़ी लोकेशन आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप हम मैप की तरफ चलें, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये हमारा मेडिटेरियन सी है, राइट, और यहाँ पर आपको लेबनान देखने को मिल जाएगा। अगर आप लेबनान को देखो ना, तो एक साइड लेबनान के आपको सीरिया और नीचे आपका सदर्न साइड में आपको इसराइल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर ना मैरीटाइम की तरफ से बात करें तो मैरीटाइम इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ पे साइप्रस के साथ टच होता है। जो लैंड बॉर्डर है वो सीरिया एंड इसराइल के साथ आपको टच होता हुआ देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है लेबनान की भी। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें इसराइल की, देखो इसराइल की लोकेशन तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। ये आपका जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, ऊपर मैंने बताया नॉर्थ साइड के अंदर आपका लेबनान था, ये सीरिया हो गया, और यहाँ पर जो बाकी हिस्सा है यहाँ पर आपको पैलेस्टीन का आपको हिस्सा देखने को मिल जाएगा, वेस्ट बैंक और जो गाजा पट्टी आपको देखने को मिल जाती है। और इसका भी आपका जो मेडिटेरियन सी के साथ ही बॉर्डर जो है यहाँ पे वो टच करता है। तो बोथ द कंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ और बातें भी आपको इसराइल के बारे में पता होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे है इसराइल के अंदर आपका जो डेड सी है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो डेड सी देखने को मिलता है, ये डेड सी सबसे लोएस्ट पॉइंट है अर्थ के ऊपर। एंड सिमिलरली यहाँ से एक नदी पास होती है जिसका नाम है रिवर जॉर्डन। ये जो रिवर जॉर्डन है ये बहुत सिग्निफिकेंट बन जाती है क्योंकि इसराइल और जॉर्डन के बीच में, ठीक है, ये जो यहाँ पे बॉर्डर का काम यहाँ पे कर रही है दोनों पर्टिकुलर देशों के बीच में। तो ये इसराइल के अंदर आपकी रिवर जॉर्डन एंड साथ साथ आपका लेक टिब्रियस एंड आपका जॉर्डन रिवर, इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए। इसराइल की जो कैपिटल है वो आपको तेल अवीव आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। बाकी देखो जो लेबनान के साथ ये जो सीज फायर हुआ ना, उसका रीजन पता क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ग्रुप देखने को मिलता है जिसका नाम है हिजबुल्ला। मैंने कई बार पहले भी डिस्कस किया है। 1982 के अंदर ये जो हिजबुल्ला ग्रुप है फॉर्म हुआ था ईरान की सपोर्ट के साथ। बेसिकली ईरान का ही एक ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये एकमात्र ऐसा अरब ग्रुप है जिसने इसराइल के हमले का, अटैक को यहाँ पे सामने, उसके सामने खड़ा रहा डटकर, मतलब ऐसा यहाँ पे खुद को क्लेम करते हैं, राइट। तो ये कुछ बातें थी इसराइल और लेबनान के सीज फायर के रिगार्डिंग जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, आरबीआई गिव्स ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी टू एनबीएफसीज फॉर ब्रांच एक्सपेंशन। अभी पता क्या हुआ है, आरबीआई ने ना चीजें आसान करी हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। पहले ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते थे नई ब्रांचेस खोलने के लिए, पर अब आरबीआई ने ये सारी चीजें यहाँ पे आसान कर दी हैं। आरबीआई कहता है कि यार आप अपनी मर्जी से अब यहाँ पे अपनी ब्रांचेस ज़्यादा फ्रीली ओपन कर सकते हो, उनको आसानी से मैनेज कर सकते हो। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई गई, यानी कि अपना जो
पेपर वर्क है वो उनको कम करना पड़ेगा, अप्रूवल्स कम लेने पड़ेंगे, कितनी ब्रांचेस खोलनी है, कहाँ पर खोलनी है, वो सारी चीज़ें आसान यहाँ पे कर दी गई हैं ताकि एनबीएफसी फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद कर पाए, ये गांव गांव तक पहुंच पाए, इसलिए आरबीआई ने यहाँ पर ये चीज़ करी है। अब बहुत सारे बच्चे आप में सोच रहे होंगे सर चलो वो तो समझ आया, पर ये एनबीएफसी आखिर होती थी क्या है। देखो आप सबने स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर पढ़ा होगा, एनबीएफसी दरअसल में एक कंपनी होती है जो कि या तो कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोगों ने मन्नापुरम गोल्ड लोन के बारे में सुना होगा, है ना, मुथूट फाइनेंस के बारे में सुना होगा, बजाज फाइनेंस के बारे में सुना होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल आपके एनबीएफसी के हैं। देखो ये भी तो सिमिलर काम ही कर रहे हैं, ये भी तो लोन वगैरह ही प्रोवाइड कर रहे हैं, पर ध्यान रखना ये बैंक नहीं होते। एक्चुअली पता क्या है, आपको अगर क्वेश्चन बनेगा ना एग्जाम में, वो एनबीएफसी और बैंक के डिफरेंस के बीच में बनेगा। तो आप ध्यान रखना कि बैंकों के पास लाइसेंस होता है, एनबीएफसी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। ठीक है, एनबीएफसी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, बैंकों के पास होता है। प्लस एट द सेम टाइम बैंकों के लिए हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई एक्ट हमें देखने को मिलता है, बट एनबीएफसी के लिए जो मेन कानून है वो कंपनीज एक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये दूसरा बड़ा डिफरेंस। और क्या होता है, एनबीएफसी आपके डिमांड डिपॉजिट, जो बेसिकली करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ये सारी चीजें आप एनबीएफसी में नहीं खुलवा सकते क्योंकि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते और इसलिए चेक्स ड्रॉ यहाँ पे नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पांचवा पॉइंट ये है डीआईसीजीसी के रिगार्डिंग। अब आपको पता होगा जैसे आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो बेसिकली ना आपका पैसा 5 लाख तक का रुपया जो है वो इंश्योर्ड रहता है कि मान लो अगर कल को बैंक डूब भी गया ना तो उस केस में भी आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा जो होगा वो इंश्योर्ड रहेगा। बट एनबीएफसी के केस में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 5 डिफरेंस मेजर है आपको। पहला, बैंकों के पास लाइसेंस होता है, एनबीएफसी के पास नहीं होता, प्लस इनके लिए एक्ट जो है वो अलग अलग है। तीसरा, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, और एनबीएफसी के अंदर अगर मान लो आपने पैसा रखा भी हुआ है तो उस केस में वो इंश्योर्ड नहीं होता अंडर द डीआईसीजीसी। ये मेजर डिफरेंसेस हैं बैंक्स और एनबीएफसी के बीच में जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब आरबीआई ने इनको फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा दे दी है अपने ब्रांच वगैरह खोलने के लिए, उनको एक्सपेंड करने के लिए, ताकि इनके माध्यम से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो और ज्यादा बेहतर यहाँ पे हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है रिगार्डिंग द इंडिया ऑस्ट्रिया बायलैटरल रिलेशंस। दोस्तों अभी रिसेंटली ऑस्ट्रियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्ट्रियन चांसलर जो हैं डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर, ये यहाँ पर इंडिया आए। ठीक है, तो इन्होंने भारत में आकर बहुत सारे अलग अलग जो एग्रीमेंट्स थे उनको साइन किया, जैसे फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी के ऊपर, मिलिट्री कॉपरेशन के ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर। हम दोनों देशों ने एग्री किया कि हम इनमें कॉपरेट करेंगे और आने वाली जो टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन सब के अंदर साथ मिलकर यहाँ पे दोनों देश काम करेंगे ताकि आने वाली टेक्नोलॉजीज के ऊपर अच्छे से हम यहाँ पे डेवलप कर पाए। सिमिलरली अगर हम बात करें, देखो भारत और ऑस्ट्रिया के रिश्ते काफी अच्छे हैं, जैसे लगभग 3 बिलियन यूरोस का हमारे यहाँ पे आपका बायलैटरल ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा पिछले लास्ट डेकेड में। उसके साथ ही साथ यहाँ पर यूथ मोबिलिटी इनिशिएटिव भी है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो यूथ है वो काम करने के लिए एक दूसरे देश में आराम से जा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी। प्लस एट द सेम टाइम देखो अभी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है इस युद्ध के रिगार्डिंग, बट ऑस्ट्रिया के हिसाब से इंडिया अभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन, जो आपको ऑस्ट्रिया के लिए देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऑस्ट्रिया है कहाँ पे? देखो ये रहा आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आपका यूरोप में देखने को मिलेगा और आप पिक्चर से समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रिया क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, सेंट्रल यूरोप के अंदर आपको एक लैंड लॉक कंट्री देखने को मिल जाएगी। और देखो इसकी कैपिटल सिटी है वियना। वियना हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करी, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर है वियना में। इसके अलावा अगर हम बात करें ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ओपेक के भी यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है। और इनफैक्ट ना ऑस्ट्रिया को ना काफी हद तक न्यूट्रल माना जाता है। जैसे आप लोग स्विट्जरलैंड की बात करते हो ना कि स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है, तो यहाँ पर भी आपका ऑस्ट्रिया भी काफी हद तक न्यूट्रल रहता है। इसीलिए बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वियना में देखने को मिल जाएंगे। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रिया अलग अलग देशों के साथ बहुत टच करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, ठीक है, स्लोवेनिया है यहाँ पे,
इटली भी है, स्विट्जरलैंड भी है, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग देशों के साथ यहाँ पे बॉर्डर टच करता है, इवन लाइकेनस्टाइन के साथ भी ये बॉर्डर अपना टच करता है। अब एक बात और ध्यान रखना कि लगभग 60% जो ऑस्ट्रिया है ना, वो एल्प्स के साथ यहाँ पे कवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। और ये एक ऐसी माउंटेनियस कंट्री है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे आपका डेन्यूब रिवर भी यहाँ से फ्लो करती है। तो ध्यान रखना, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। अभी भारत और ऑस्ट्रिया के रिश्ते काफी ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ऑस्ट्रिया वर्ड। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था डिजी लॉकर के बारे में। तो डिजी लॉकर दोस्तों आपका मीटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इसी का इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्प्राटली आइलैंड्स की बात करें तो दोस्तों ये आपका अरेबियन सी के अंदर नहीं बल्कि आपके साउथ चाइना सी के अंदर है, और हमने डिस्कशन भी किया था पूरी इसकी जो ज्योग्राफी के बारे में। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यूएनडीपी की बात करते हैं तो इसके हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, ना कि जिनेवा के अंदर। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी अपने आप में यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमें डिस्कस करने थे दोस्तों। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।